नमस्कार साथियों, टारगेट पीसीएस के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। देखिए, परीक्षा नज़दीक आ रही है। 20-25 दिन का समय और बचा हुआ है, तो मैक्सिमम रिवीजन और मैक्सिमम प्रैक्टिस पे आप लोग ध्यान दीजिए। रिवीजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहिए। चलिए आज के हम अपने करंट अफेयर्स पॉइंट को देखते हैं डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला में। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो महाराष्ट्र में बात करें विधानसभा सीटों की, तो 288 सीट वहाँ पे टोटल हैं। विधानसभा की कितनी है? 288 टोटल सीट वहाँ पे हैं, जिसमें दो प्रमुख गठबंधन वहाँ पे काम कर रही थी। एक का नाम था महायुति, जिसमें बीजेपी प्रमुख रूप से पार्टी थी महायुति में, और एक महाविकास अघाड़ी थी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और राकपा शरद पवार की, ये तीनों पार्टियां इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रही थी। और महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यह तीनों ही पार्टियां इसमें प्रमुख भूमिका निभा रही थी। तो 288 विधानसभा सीटों वाले में महायुति को 236 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला है, और वहीं महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 49 सीटें मिली हैं। बहुत ही निराश करने वाला यह परिणाम रहा है कांग्रेस के लिए या फिर महाविकास अघाड़ी के लिए, क्योंकि उम्मीद इतनी नहीं की जा रही थी कि इतनी कम सीटें आएगी। महज 49 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिली हैं, जिसमें कांग्रेस 16 सीटों पर विजयी हुई है, शिवसेना उद्धव गुट 20 सीट इनको मिली है, और शरद पवार के राकपा को 10 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 132 सीटों पर विजयी प्राप्त किए हैं बीजेपी के विधायक। शिंदे गुट शिवसेना की 57 सीटों पर विजयी हुए हैं। वहीं अजीत पवार ने भी 41 सीटों पर जीत हासिल किया है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है महायुति का। महाविकास अघाड़ी का बेहद खराब प्रदर्शन इस बार रहा है। अभी मुख्यमंत्री का भी निर्णय नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री का निर्णय होगा तो हम उसको अगले वीडियो में उसको ज़रूर शामिल करेंगे। 288 सीट याद रखिए महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की। बात करें झारखंड की, झारखंड का भी परिणाम आ चुका है। झारखंड में टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 81 विधानसभा सीट हैं झारखंड में। दो प्रमुख दल यहाँ पे काम कर रहे थे, एक इंडिया गठबंधन काम कर रहा था, एक एनडीए गठबंधन काम कर रहा था। झामुमो वहाँ की लोकल पार्टी है झारखंड की, झारखंड मुक्त मोर्चा। इन्होंने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 34 सीटों पर विजयी हासिल किया है। झामुमो झारखंड मुक्त मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पिछले साल। कांग्रेस 16 सीटों पर विजयी हुई हैं। वहीं आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल भी लालू यादव की पार्टी है, यह 4 सीटों पर विजयी हुए हैं, और अन्य छोटे छोटे दल भी इसमें शामिल हैं इंडिया गठबंधन में। बीजेपी 21 सीटों पर विजयी हुई है, और जेडीयू नीतीश कुमार की 1 सीटों पर विजयी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीटों पर विजयी हुई है, और अन्य भी कुछ छोटे छोटे दल इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड मुक्त मोर्चा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी पिछले साल ही रहे हैं, हेमंत सोरेन, वही इसके मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड में। तो अभी इसका रिजल्ट आया है दोनों ही विधानसभाओं के, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, देश को मिला पहला संविधान संग्रहालय। पहली बार संविधान संग्रहालय खोला जा रहा है। कहाँ खोला जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोनीपत हरियाणा के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में खोला जा रहा है। कहाँ पे? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। इसका लोकार्पण भी किया गया है। किसने किया है? ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया है, और कानून मंत्री हमारे अर्जुन राम मेघवाल, ये दोनों लोग मिलके ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में देश का पहला संविधान संग्रहालय बनाया है। इसकी एक विशेषता है इस संविधान संग्रहालय की, क्या है कि एआई तकनीकी की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डॉक्टर अंबेडकर की आवाज़ में संविधान की जानकारी वहाँ पे मिलेगी इस संग्रहालय में। ठीक है, तो कहाँ पे खोला गया है यह ज़रूर याद रखिए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में।
अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, भू नीर पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। नाम क्या है? भू नीर पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? भूजल विनियमन में सुधार करना, मतलब, और भूजल उपयोग में पारदर्शिता लाना, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करना, यह इस पोर्टल का उद्देश्य है। पोर्टल का नाम जरूर आप लोग याद रखिए, भू नीर पोर्टल। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी COP29 की बैठक हुई, आपको पता है, काफ़ी समय से चर्चा में है। कहाँ पे इसकी बैठक हुई थी? अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान के बाकू में इसकी बैठक हुई है। तो ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर पर इसमें समझौता हुआ है। क्या है कि ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको जानिए। ग्लोबल साउथ जो पिछड़े और अल्प विकसित देश हैं, पिछड़े और अल्प विकसित देशों के समूह को ही ग्लोबल साउथ कहा जाता है। उसका प्रतिनिधित्व तो भारत कर रहा है। और विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ को 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने की समझौता हुआ था। उन्होंने वादा किया था कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर हम आपको देंगे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। लेकिन अभी जो COP29 की बैठक हुई है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ 300 अरब मिलियन डॉलर उन्होंने देने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। यह भारत ने कहा है कि यह ऊँट के मुंह में जीरा वाला काम विकसित देशों द्वारा किया जा रहा है, तो भारत उसको नकार दिया है। विकसित राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए 2035 तक उन्हें प्रतिवर्ष कम से कम 300 मिलियन डॉलर सहायता देने पर सहमति बनी है, जिससे भारत असहमति जता दिया है कि यह बहुत ही कम राशि है। इतने राशि का हम 192 देशों में कितना वितरण करेंगे, और भारत ने कुल मिला के इससे असहमति व्यक्त किया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। उपमन्यु चटर्जी अभी चर्चा में है। इनका नाम आप लोग याद रखिए, उपमन्यु चटर्जी। क्यों चर्चा में रहे हैं? JCB पुरस्कार 2024 इनको प्राप्त हुआ है, उपमन्यु चटर्जी को। लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, यह इनकी पुस्तक है, यह इनका, इसीलिए इनको प्राप्त किया गया है JCB पुरस्कार। पुस्तक का नाम याद रखिए, लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए इनको दिया गया है, उपमन्यु चटर्जी को। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, भारत ने अर्मेनिया को पिनाक अस्त्र प्रणाली पहली बार भारत ने अर्मेनिया को दिया है। देश याद रखिए, अर्मेनिया को दिया है। क्या नाम है? पिनाक अस्त्र प्रणाली। पिनाक का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है। भगवान शिव के धनुष का नाम भी पिनाक ही था। बात करें पिनाक की और कुछ उसके विशेषता के बारे में देख लेते हैं, तो इसकी जो मारक क्षमता है, पिनाक की मारक क्षमता कितनी है? 75 से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, मारक क्षमता है। और इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है, पिनाक अस्त्र प्रणाली को। पिनाक रॉकेट लॉन्चर में अभी कुछ और देश ने दिलचस्पी दिखाई है इसको खरीदने के लिए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के तमाम देश हैं जो इसको खरीदने की इच्छा व्यक्त किया है, और यूरोप के भी महत्वपूर्ण कुछ देश हैं जो इसको खरीदने की इच्छा व्यक्त किया है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। तो आने वाले समय में भारत इस फ्रांस को भी यह रॉकेट लॉन्चर बेच सकता है। इसका नाम क्या है? पिनाक अस्त्र प्रणाली। फिलहाल अभी के लिए याद रखिए कि अर्मेनिया को इन्होंने बेचा है। अभी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी निर्यात किया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते अपने अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। अभी अमिताभ घोष अभी चर्चा में रहे हैं। इनका नाम क्या है? अमिताभ घोष। क्यों चर्चा में रहे हैं? एरास्मस पुरस्कार इन्हें दिया गया है। पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, एरास्मस पुरस्कार। एरास्मस पुरस्कार पाने वाले यह पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। कौन? अमिताभ घोष। इनको क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? जलवायु परिवर्तन पर संकट उजागर के लिए इन्हें दिया गया है। और अकल्पनीय की कल्पना, अगर ऑप्शन आएगा, सवाल दिएगा, अगर उसमें ऑप्शन देगा तो यही पॉइंट देगा। अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके भावुक योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, अमिताभ घोष को। नीदरलैंड की एक फाउंडेशन है, प्रीमियम इरास्मिथानम एक करके एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है, एरास्मस पुरस्कार। याद रखिए अमिताभ घोष को। अगली हमारी महत्वपूर्ण
पॉइंट है, आज तक जो टीवी चैनल है उसमें साहित्य सम्मान का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। उन्होंने गीतकार गुलजार को आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है। आज तक जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसको दिया गया? गीतकार गुलजार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अभी नाविका सागर परिक्रमा 2 एक परिक्रमा है, 2 अक्टूबर को इसको शुरू किया गया था। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नाविका सागर परिक्रमा 2 यह भारतीय नौसेना का एक अभियान है और इसमें 2 महिला अधिकारी 56 फीट लंबी INS तारड़ी, इसको नाम याद रखिएगा, INS तारड़ी पर सवार होकर पृथ्वी की दोहरी परिक्रमा अभियान कर रही हैं। इसके माध्यम से, किसके? नाविका सागर परिक्रमा 2 के माध्यम से। इनका नाम भी याद रखिए, जो 2 महिला अधिकारी हैं उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट रूपा इनका नाम है और कमांडर दिलना के, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट रूपा और कमांडर दिलना के इनका नाम है। यह INS तरड़ी पे सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। उसको नौसेना प्रमुख ने हरी झंडी दिखाया था कब? 2 अक्टूबर 2024 को। अभी उसका दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड तक उसका दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है, आप लोग याद रखिए। इसको शुरू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, याद रखिए, नाविका सागर परिक्रमा 2। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन केंद्रीय कैबिनेट ने अभी इसको शुरू करने की घोषणा किया है। NMNF राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसको क्या किया जाएगा? मिशन मोड पर इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसके तहत सरकार 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ेगी। किससे? प्राकृतिक खेती से जोड़ेगी और उसको ट्रेनिंग भी देगी। कितने? 1 करोड़ किसानों को। अगले 2 वर्ष में सरकार का लक्ष्य है कि 15,000 समूहों में यह लागू किया जाएगा आने वाले 2 वर्षों में। और सरकार का यह भी लक्ष्य है कि 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती को शुरू करेगी। ऐसा भी निर्णय लिया गया है कैबिनेट द्वारा, तो याद रखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। देखिए, अब करंट अफेयर्स के प्रश्नों की पूछने की प्रकृति बदल गई है, तो हर प्रश्न एक ही 1 लाइनर फॉर्म में नहीं पूछेगा। प्रश्न थोड़ा अंदर जाके पूछ रहे हैं और कथन और कारण में पूछ रहे हैं। तो कोई भी आप न्यूज़ पढ़िए या कोई भी घटना को आप अगर देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके पूछिए। और आंकड़ों का ही खेला है, 1 करोड़ किसान की जगह 2 करोड़ देगा तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखिए, 1 करोड़ किसानों को जोड़ेगी। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और इसके तहत प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है। किसको? 2025 को। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। बात करें सहकारिता मंत्री की, तो वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। भारत ने 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को जिक्र किया संविधान में, उनको संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया है। एक नज़र देखते हैं कहाँ कहाँ पे भारत के संविधान में सहकारी समितियों की बात किया गया है। भाग 9 के बी 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया और 9 के बी में सहकारी समितियों की बात किया गया है। अनुच्छेद 19 के सी में भी सहकारी समितियों की बात किया गया है और अनुच्छेद 43 के बी में भी सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है। यह तीनों ही भाग और अनुच्छेद में 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण बिंदु है वीनस ऑर्बिटल मिशन
की मंजूरी अभी दी गई है कैबिनेट द्वारा। क्या है? वीनस ऑर्बिटल मिशन। यह शुक्रयान, इसके तहत शुक्रयान भेजा जाएगा। शुक्रयान 1, जैसे हम चंद्रमा पे गए हैं, सूर्य मिशन भेजे हैं, वैसे शुक्रयान भी हम भेज रहे हैं। 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा शुक्रयान 1। इसके साथ ही 2028 में भारत अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल भी लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा? 2028 में पहला अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करेगा और 2035 तक भारत का लक्ष्य है कि अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। याद रखिएगा, 2035 तक भारत का लक्ष्य है कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करना। और शुक्रयान 1 को कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। मैग्नीशियम प्लांट पहली बार उद्घाटन इसका किया गया है। इसकी आधारशिला रखी गई है। देश की पहली मैग्नीशियम प्लांट होगी जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर में इसकी नींव रखी गई है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम प्लांट पहली बार भारत में। IIT कानपुर ने एक उन्नत तकनीकी विकसित किया है, उसका नाम दिया गया है अनालक्ष्य। IIT कानपुर द्वारा विकसित यह तकनीकी है। इसके द्वारा क्या होगा कि रडार की पहुंच से दूर होगा हमारे जो टैंक वगैरह है। इस तकनीकी के माध्यम से रडार से अदृश्य बनाने वाली तकनीकी है। इसके तहत रडार की पकड़ से दूर हो गए सारे टैंक वगैरह। वैभव सूर्यवंशी अभी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी चर्चा में थे। इनका नाम याद रखिए, वैभव सूर्यवंशी। यह बिहार के 13 वर्षीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका चयन अभी IPL में हुआ है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, महज 13 साल के हैं ये। और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेलेंगे। और इनका नाम याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे। यामांडू ओरसी अभी चर्चा में रहे हैं। यह उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा, यामांडू ओरसी। बात करें उरुग्वे की तो उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी मोंटेविडियो है। क्या नाम है? मोंटेविडियो। दक्षिण अमेरिका में स्थित है उरुग्वे। इनका नाम क्या है राष्ट्रपति का? यामांडू ओरसी। अभी भारत सरकार ने पैन कार्ड 2.0 शुरू किया है। पैन कार्ड 2.0, पैन कार्ड जो शुरू था उसका अपडेटेड वर्जन है और यह QR कोड आधारित है। इसमें QR कोड से सारा प्रोसेस होगा और इसका उद्देश्य है प्रक्रियाओं को सरल बनाना, एक ही जगह सभी जानकारी और बेहतर सुरक्षा। इन सभी मानदंडों के लिहाज से पैन कार्ड 2.0 शुरू किया गया है। भारत में पहली बार पैन कार्ड कब शुरू किया गया था? 1972 में पहली बार भारत में पैन कार्ड को शुरू किया गया था। अगले हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभ्यास एक शुरू किया गया है। अभी अग्नि वॉरियर नाम से एक अभ्यास शुरू किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के देवलाली में इसका आयोजन अभी चल ही रहा है। अग्नि वॉरियर किस देश के बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के मध्य यह द्विपक्षीय अभ्यास है। नाम रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, अग्नि वॉरियर, भारत और सिंगापुर के बीच में। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम से केंद्रीय कैबिनेट ने एक मंजूरी प्रदान किया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम से। इसमें क्या किया जाएगा? विद्वानों के शोध लेखों को और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने हेतु वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन शुरू किया गया है। इसकी अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष। विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन याद रखिएगा। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन भी अभी शुरू किया गया है, तो उसी तहत वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन शुरू किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, यह हमारे करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट रहे हैं। परीक्षा नज़दीक आ रही है, आप अपने परीक्षा को ध्यान रखिए और मैक्सिमम रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ही आपकी नैया पार होने वाली है। बाकी यह करंट अफेयर्स जो डेली वाइज है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10, 15, 20 मिनट का यह वीडियो होता है, उसको आप देखे रहिए। बाकी इससे क्या होगा कि आप जो घटनाएं चल रही हैं उससे भी आप वाकिफ़ रहेंगे और आगामी समीक्षा अधिकारी का भी पेपर होने वाला है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।